हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम समझेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। अगर इसका हिंदी में अर्थ देखें तो होता है औद्योगिक क्रांति। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है तो उसका सिंपल सा मीनिंग है प्रोडक्ट मेकिंग टेक्निक। यानी अब हम प्रोडक्शन किस किस टेक्निक से कर रहे हैं, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होता है, उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगर दोस्तों हम 17वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो उस टाइम पर कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। मतलब कि सब कुछ नॉर्मल होता था। यानी जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी का हम यूज करते थे। पानी को निकालने के लिए रहट, लाव चलस और जो डेकुली जो होती है उस पद्धति का हम यूज करते थे। और दोस्तों, इस समय इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज नहीं होती थी। यानी जो लोग होते थे वो अपने अनुभवों यानी एक्सपीरियंस से नॉलेज को गेन करते थे। यानी अपने अनुभवों से सीखते भी थे और दूसरों को सिखाते थे। और फिर देखिए अब क्या होता है, धीरे धीरे समय का चक्र आगे की ओर बढ़ता है और फिर आ जाती है 17वीं सदी। और फिर 1760 में यही वो साल थी जब पहली औद्योगिक क्रांति यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और फिर इस दौर में स्टीम इंजन्स, स्टीम लोकोमोटिव्स और सिलाई मशीन और मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स जिन्हें मैनुअली ऑपरेट करना होता था वो सब आ चुकी थी। देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मैकेनालाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इस ही दौर में मशीन बनना स्टार्ट हो गई थी। यानी हम जो काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम अब मशीनों से बनाने लग गए। तो एफिशिएंसी बढ़ गई काम करने की। और फिर उन मशीनों को क्या है कि मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। और फिर इस दौर में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं या मैकेनिक होते हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई क्योंकि मशीन को बनाने के लिए उसकी डिजाइन, एनालिसिस सब कुछ करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर का होना बहुत जरूरी है कि नहीं। जो पूरा स्टीम लोकोमोटिव है उसको पूरा डिजाइन करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो फिर इसलिए बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आ गई मार्केट में। हालांकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारी जॉब चली भी गई लेकिन नई जॉब बहुत सारी आ गई। अब भाई जैसे वो होता है लोकोमोटिव होता है, स्टीम लोकोमोटिव होता है, उसको बिछाने के लिए मतलब ट्रैक चाहिए, उसके लिए स्लीपर भी चाहिए, बैलास्ट फिलिंग करने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ती है और जो इंजन होता है उसको डिजाइन करने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। मतलब बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो गई। और देखिए फिर सिंपल सी बात है, अगर मशीन्स बन रही हैं तो मशीन को कोई मशीन तो बनाएगी नहीं, इंसान ही मशीन को बनाता था। तो इसलिए बहुत सारी जॉब्स उस टाइम पर डेवलप हो गई। बहुत अच्छी रही ये क्रांति क्योंकि इसमें बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत सारा नया रोजगार मिला दोस्तों। और फिर 1760 से लेकर 1850 तक ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला। यानी इस 1850 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। और फिर दोस्तों आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेकंड। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1860 से शुरू हो गया। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मेनली इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। यानी इलेक्ट्रिसिटी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ चुकी थी। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस दौर में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और वीडियो कैमरा ये सारी चीजें आ चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी के कारण इस दौर को इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। और फिर देखिए इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स जैसे गन और भी मतलब बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स का भी निर्माण हुआ इस दौर में। नए नए टैंक्स आ गए, मतलब मिलिट्री में भी काफी एवोल्यूशन हुआ इस दौर में। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीन्स आ गई, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। यानी अब हमारे पास दोनों चीज थी, मशीन प्लस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पहले यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन थी, उन्हें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था या फिर स्टीम से पावर देनी पड़ती थी। थोड़ा कॉस्टली यानी हार्ड बहुत ज्यादा हो जाता था। अब क्या होता है, अब हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक मशीन्स। अब इलेक्ट्रिक मशीन्स में हमें पावर बिजली से मिलती है और मशीन चलती है। तो इससे क्या हुआ, रैपिड प्रोडक्शन बढ़ गया हर चीज का। मतलब अब हमें उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ा काम करने के लिए, रैपिड प्रोडक्शन हो गया। मतलब इंडस्ट्री में कोई भी माल प्रोडक्ट जो होता है वो रैपिडली बनने लग गया। देखिए सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी जॉब्स चली गई, यानी मैकेनिकल ऑपरेटर्स की जॉब सारी चली गई। लेकिन वही बात,
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नई जॉब्स भी जनरेट हो गई। यानी पहले लोग मशीन यानी मैनुअल मशीन पर काम करते थे, अब वही लोग इलेक्ट्रिक मशीन्स पर काम करते हैं। यानी लोगों को रीस्किल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सब कुछ मैनेजमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर साथ ही साथ में क्या हुआ, उस दौर में टेलीफोन की भी शुरुआत हो गई, टाइपराइटर्स भी आ गए, तो और भी बहुत सारी जॉब्स वहां पर बढ़ने लग गई। तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आई, आराम से लोग सेटल हो गए। देखिए और भी कई सारी जॉब्स जनरेट हुई, जैसे कॉपर का प्रोडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर का बहुत यूज होता है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट मेकिंग और पावर सिस्टम और असेंबली लाइन को बिछाना, पावर सिस्टम को बनाना। और फिर इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की भी शुरुआत होने लग गई, क्योंकि उस टाइम टेलीफोन भी आ गए थे। तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। और फिर देखिए इसी दौर में हेनरी फोर्ड भी आ गए। तो हेनरी फोर्ड ने अपनी जो टेक्निक्स दी उसका हम आज भी यूज करते हैं। कोई भी कंपनी हो, चाहे सिस्टम बदल गया हो, लेकिन हम उसी टेक्निक को आज फॉलो करते हैं। एक आदमी इतना काम करेगा, फिर दूसरा इतना काम करेगा, तीसरा इतना काम करेगा, तो जल्दी से वो काम कंप्लीट हो जाता है और हमें अच्छा आउटपुट भी मिलता है और उसकी प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाती है। और देखिए फिर इसी के साथ क्या हुआ कि जो ऑटोमोबाइल्स थी उसमें भी एडवांसमेंट हो गई। पहले जो ऑटोमोबाइल बनी थी वो स्टीम पावर पे चलती थी, बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल होती थी, चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम यानी ऑटोमोबाइल में भी सही होती चली गई, हेडलाइट्स आ गई उनमें, और फिर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल से बहुत अच्छी आउटपुट उनको मिलने लग गई। पेट्रोल इंजन का डिजाइन हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी से पावर देनी पड़ती है स्टार्ट करने में। तो बहुत सारा कुछ नया नया डेवलपमेंट भी हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और फिर देखिए ट्रैक्टर्स का भी जनरेशन होने लग गया। अब ट्रैक्टर्स बहुत सारा काम जो खेती का होता है बहुत आसानी से कर देता है। और फिर ट्रैक्टर्स के पार्ट्स बनाने के लिए भी बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। और फिर 1914 या 15 तक सेकंड इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन खत्म हो गया, यानी यहां तक हम लोग आ गए। और दोस्तों फिर स्टार्ट होता है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन बड़ा मस्त रहा, बड़ा एडवांस रहा, क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, माइक्रोचिप्स आ गई, फोन आ गए, वाईफाई आ गया, इंटरनेट आ गया, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई। यानी दोस्तों कहें तो अब हमारे पास मशीन्स भी थी, इलेक्ट्रिसिटी भी थी, और अब हमारे पास कंप्यूटर भी था। यानी थर्ड रेवोल्यूशन में मेनली हमारे पास कंप्यूटर आया, ऐसा मानते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट। और फिर दोस्तों इस दौर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जैसी जो ब्रांचेस थी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। यानी अगर आप इनमें इंजीनियरिंग करते तो आराम से जॉब लग जाती। देखिए इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काफी सारी एडवांसमेंट हो गई, यानी अब हमारे काम करने के तरीके बहुत ज्यादा बदल गए। तो फिर इसमें क्या होता था कि हम जो मशीन बनाते थे उसके जो पार्ट्स होते थे उसको हम मैनुअली लैथ मशीन पर बनाते थे। ये आप सबने देखा होगा अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लैथ मशीन होती थी, जिसे हम मदर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो उस टाइम ऐसा होता था। लेकिन जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हमने क्या किया, मशीन प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस कंप्यूटर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से सीएनसी मशीन बना दी, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि सेकंड रेवोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्लस मशीन से हमने क्या करा था, लैथ मशीन को बनाया था, जिसे हमने मैनुअली ऑपरेट किया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो थर्ड रेवोल्यूशन आया इसमें हमने सीएनसी मशीन बना दी, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस मशीन प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इससे हम क्या करते हैं कि हम एक कोड बनाते हैं, उस कोड को उस मशीन में डालते हैं और मशीन अपने हिसाब से उसको बना देती है, यानी ऑटोमेटिकली उसको बना देती है जो पार्ट्स हमने सोचा है। तो इस तरह से सिंपल सी बात है, हुआ क्या कि भाई सेकंड इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन तक हमको फोर्सफुली काम करना पड़ता था, लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में हमको फोर्सफुली काम नहीं करना, यानी इस रिवॉल्यूशन में हमें हाथ पैरों से नहीं बल्कि दिमाग से काम करना पड़ता है। अब देखिए अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास मैनुअली मशीन आई जिसे हमने स्टीम से पावर दी, और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक मशीन आई जिसे हमने इलेक्ट्रिसिटी से पावर दी। अब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास आ गई ऑटोमेटिक मशीन्स, यानी हमें कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाना पड़ता है और फिर वो मशीन काम करती है। दोस्तों इस रेवोल्यूशन में भी बहुत सारी जॉब चली गई, लेकिन वही बात फिर से नई जॉब जनरेट हो गई।
क्योंकि अब सारा काम लगभग हम डिजिटल कर रहे हैं। तो ई मित्र वाली जॉब, सर्विस सेंटर, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी, इंफॉर्मेशन सेक्टर, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर और भी मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, कोडिंग, ऐसी बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो गई। देखिए मैं आपको एक सिंपल और समझाता हूं। जैसे पहले क्या होता था 1970s में, क्या होता था कि हम जो सिविल और मैकेनिकल में जो स्ट्रक्चर या मशीन को डिजाइन करते थे उसे मैनुअली डिजाइन करते थे, है कि नहीं। जो हमारे आरसीसी या स्टील या फिर थ्योरी ऑफ मशीन्स है ना, मशीन डिजाइन, इनसे हम स्ट्रक्चर या मशीन्स को डिजाइन करते थे कि कितना हमारे व्हील का साइज होगा, कितना पिस्टन होगा, कितना उसमें प्रेशर जाएगा, उस तरह से लोकोमोटिव को डिजाइन करते थे। और हमारी बिल्डिंग में कितना सरिया जाएगा, कितना बेंडिंग मोमेंट, कितना शियर फोर्स आएगा, इस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे। उसमें क्या होता था, बहुत सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस होती थी, यानी लगभग 6-6 पन्ने भर जाते थे और मतलब पूरा दिन लग जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि ई टैप्स, रेविट और ऑटोकैड और स्टार्ट प्रो, कैड, सॉलिड वर्क्स, इनसे बड़े आसानी से काम हो जाता है। दोस्तों इस थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम डिजिटलाइजेशन भी कहते हैं, यानी डिजिटल दुनिया की शुरुआत। और ये आप सबने देखा ही होगा क्योंकि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। और फिर ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दी एंड हुआ 2010 में। हाँ, लगभग 2010 में हम इसके पीक पॉइंट पर आ चुके थे। और फिर स्टार्ट हुआ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सबसे पहले 2011 में जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। और फिर इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब सीधी सी बात है, समय को तो कोई रोक नहीं सकता। और फिर 2010 के बाद 2011 में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4। यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2011 में स्टार्ट हुआ। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो सबसे यूनिक जो चीज थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिर इसी दौर में हमारे पास ऑटोमेटिक कार्स, हाइब्रिड कार, रोबोट्स और एडवांस रोबोट्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी चीजें हमारे पास आ गई। यानी अब ये वो समय है जब प्रोडक्शन के लिए हम रोबोट्स, रोबोटिक मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इन चीजों का हम यूज करेंगे। देखिए थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास मैनुअली ऑपरेटेड एडवांस मशीन थी। हाँ, मैनुअली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मशीन्स थी। वो मतलब काम तो करता था लेकिन काफी एक्यूरेसी से काम करती थी मशीन। लेकिन अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने रोबोटिक्स मशीन्स बना लिए जो काफी हद तक एक्यूरेसी से काम करती हैं और काफी अच्छा प्रोडक्शन करती हैं। यानी अगर सिंपल कहें तो अब हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास मशीन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, कंप्यूटर भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो इन सब की हेल्प से हमने रोबोटिक मशीन्स बना लिए हैं आज। देखिए रोबोटिक जो मशीन्स होती हैं उनमें क्या होते हैं कि बड़े एडवांस सेंसर लगे होते हैं जो क्या है कि गलती को बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और उस एरर को एलिमिनेट भी कर देते हैं। और ये जो रोबोटिक मशीन्स होती हैं इनको स्टार्ट करने के बाद ये मशीन लर्निंग की हेल्प से खुद ही अपने आप को बिल्ड करती रहती हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स ये आज की टेक्नोलॉजी है। नहीं, इस टेक्नोलॉजी आए 20 से 30 साल हो चुके हैं। लेकिन अब ये क्यों दिख रही है 2022 में बहुत ज्यादा अपन को दिख रही है? क्योंकि अब हम प्रोडक्शन इसी टेक्नोलॉजी पर करने वाले हैं। देखिए अभी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले फेज में ही चल रहे थे, यानी 2022 तक 10 साल हो चुके हैं इंडस्ट्रियल को स्टार्ट हुए। लेकिन अब इसका सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, यानी 2022 से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेकंड फेज भी स्टार्ट हो चुका है। और अब आप देख सकते हो कितनी एडवांस चीजें आ चुकी है मार्केट में। तो देखिए अब ज्यादा बातें नहीं करते और आपको सीधा समझाते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होने वाला है। The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. देखिए आज से लगभग अगर हम 10 साल पीछे चले यानी 2012 के आसपास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि 2025 की जो जनरेशन है यानी 2025
में हमारी दुनिया कैसी होगी, यानी भविष्य की दुनिया कैसी होगी, उस चीज के ऊपर मीटिंग करी गई थी। तो फिर उस मीटिंग में जो सबसे पहली चीज डिस्कशन में आई वो ये आई थी कि 2025 तक ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी। दोस्तों ये मजाक नहीं है, ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं। यानी ये जो कार्स हैं ये बड़ी एडवांस होंगी, एडवांस फीचर से लैस होंगी, यानी इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग इनमें यूज होने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि भैया आज की हवा में टेस्ला ने भी ड्राइवरलेस कार लॉन्च करी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं अभी तो ये सिर्फ बेसिक है, लेकिन 2025 तक ऐसी एडवांस ड्राइवरलेस कार आ जाएंगी जो कार खुद की ओनर खुद ही होगी। यानी ये कारें इतनी एडवांस होंगी कि अगर इन कार्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कार खुद से ही डिटेक्ट कर लेंगी। यानी इन कार में बड़ा ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम करेगा। और अगर इन कार्स में अगर कुछ भी डिटेक्शन हो जाता है तो ये कार खुद से ही रिपेयर स्टेशन पे जाएंगी और खुद से ये खुद को ठीक भी कर लेंगे रिपेयर स्टेशन पे जाके। और फिर ये होगा जिस कस्टमर ने कार की बुकिंग करी होगी तो उसमें एआई चेक करेगा कि उस कस्टमर के पास सफिशिएंट मनी है या नहीं, तभी वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी। ये कार की मर्जी है। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो भाई ये क्या हो रहा है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अभी देखिए हाल ही में आप सब सुनते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी जारी करने की सोची है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एडवांस ड्राइवरलेस कार तब तक नहीं आ सकती जब तक करेंसी डिजिटल नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी होगी तभी वो आपके ऑनलाइन अकाउंट से जुड़ पाएगी। भाई सीधी सी बात है, कैश पेमेंट तो जुड़ नहीं पाता, ऑनलाइन ही जुड़ पाता है। और ये खुद से कार उस चीज को चेक करेंगी और फिर उसमें ही होगा ये आपके ऑटोमेटिक ऑनलाइन अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक बात और फैक्ट बताता हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना चल रहा है ना। इलेक्ट्रिक कार सच में लाई गई है। भाई सीधी सी बात है, अपन ये सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक कार पोल्यूशन नहीं करती, पेट्रोल वाली गाड़ियां ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, ये सोचते हैं तभी तो इलेक्ट्रिक कार आई है। ऐसा नहीं है, ये फ्यूचर की प्लानिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, अब सीधी सी बात है, जब तक इलेक्ट्रिक कार नहीं आएगी तब तक रोबोटिक सिस्टम उसमें फिट ही नहीं होगा। ये भी तो एक समस्या है, क्योंकि रोबोटिक में पूरी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज होती है रोबोटिक और एआई सिस्टम बनाने में। और जब तक इलेक्ट्रिक कार नहीं आएगी, यानी इलेक्ट्रिक कार नहीं आएगी, तब तक वो रोबोटिक सिस्टम उसमें फिट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि तेल डीजल वाली जो इंजन होते हैं उनको थोड़ा सा रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्लीटली कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन को बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर देखिए आपको पता होगा कि यार इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कारें होती हैं वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। उनकी जो बैटरी होती है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, एनवायरमेंट में डिके ही नहीं होती, पूरे एनवायरमेंट को खराब करती रहती है। तो ये नहीं है कि पॉल्यूशन की वजह से अब हम इलेक्ट्रिसिटी कार है, नहीं, ड्राइवरलेस कार को ही भविष्य में आना है, इसलिए भी इलेक्ट्रिसिटी कारें आ रही हैं। और आगे देखिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो जाएगी, यानी होम कंस्ट्रक्शन और ऑटोमेटिक मशीन्स का कंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाई जाएंगी। यानी इंसानों की नीड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इंजीनियर्स तक की नीड ख़त्म हो जाएगी। देखिए इंजीनियर्स की ज़रूरत क्यों होती है, डिज़ाइन, एनालिसिस और क्वालिटी चेकिंग के लिए। अब भाई ये सारे काम तो एडवांस एआई रोबोट मशीन करेंगी। फॉर एग्जांपल अभी कुछ साल पहले एक 3D प्रिंटिंग की हेल्प से एक कार और एक घर बनाए गए थे। यानी लेबर्स, टेक्नीशियन, इंजीनियर्स तक की जॉब जाने का खतरा है। यहाँ तक कि स्किलफुल जॉब्स जैसे एमबीबीएस, सर्जन्स, इंजीनियर्स तक की जॉब जाने का रिस्क है। और आप देख भी चुके हो कि भाई रोज न्यूज़पेपर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारनामों की बड़ी तारीफ होती है। जैसे अभी हाल ही में रोबोट्स के जरिए एक बेबी यानी बच्चे का जन्म होता है, एआई ने नोवेल लिख दिया, एआई डाटा एंट्री का काम कर रहा है, एआई सब कुछ कर रहा है, एआई ईमेल भी लिख रहा है, एआई कुछ भी क्रिएट कर रहा है, और यहाँ तक कि एआई खुद से प्रोग्राम भी बना रहा है, यानी मशीन से काम कराने के लिए कोड भी लिख रहा है। तो क्या फ्यूचर में ये सारी जॉब्स चली जाएंगी?
और देखिए यहाँ तक जब लोगों से पूछा गया कि अगर कोर्ट में फैसला चल रहा है तो उस फैसले को किसे लेना चाहिए, एक जज को जो कि करप्शन का शिकार है, या फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जिसके अंदर सारे लॉस फीड हैं, तो लोगों का जवाब आया एआई, क्योंकि एआई निष्पक्ष है। तो इसी बेस पर आज क्या हो रहा है कि आज काफ़ी सारे एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए गए हैं, जैसे सोफिया, एरिका, एसिमो। ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करते हैं। और देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए जैसे कोर्ट में बात चली कि जज को फैसला लेना चाहिए या फिर एआई को फैसला लेना चाहिए, ये जो सिस्टम फॉलो होता है, यानी एआई इज़ द प्राइमरी एंड जो जज का डिसीजन है वो सेकेंडरी होगा, लेकिन मान्यता एआई को होगी। ये चीज़ क्रिकेट के मैचेस में होती है कि भाई एम्पायर से ज़्यादा हम जो कंप्यूटर जो निर्णय देता है उस पर बिलीव रखते हैं। तो ये तो बहुत पहले से हो रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। और फिर बैंक्स की जॉब्स भी कोलैप्स हो जाएंगी, यानी बैंकिंग सिस्टम भी एआई पर बेस्ड होगा। तो सीधी सी बात है, बैंक्स की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा गिरावट आएंगी, क्योंकि सीबीडीसी यानी डिजिटल करेंसी आने की पूरी संभावना है, और ये डिजिटल करेंसी एआई के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, यानी सबसे पहले स्किलफुल जॉब्स जाएंगी। और ये आप देख भी चुके हो, अभी 2023 चल रहा है और 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च कर दिया गया था, और ये फुली ओपन एआई सिस्टम पर काम करता है, यानी यह उतना ही जवाब देता है जितना कि आपने इससे पूछा है। इसी तरह जैसे जैसे एआई इंडस्ट्री में आता जा रहा है वैसे ही जॉब्स ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे बज़फीड नाम की एक मीडिया कंपनी ने ये तक कह दिया है कि आज से हम अपना सारा कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, यानी ह्यूमन जो राइटिंग करता था, पत्रकारिता करता था, स्क्रिप्ट लिखता था, वो सारी जॉब्स जाने का खतरा है। और देखिए चैट जीपीटी आ गया तो क्या गूगल शांत रहने वाला है? अब देखिए गूगल भी एक कंपनी है, और कंपनी हमेशा कंपटीशन में रहती है। कंपनीज का सिस्टम है, वो इंसानों के बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ खुद का प्रॉफिट करना चाहती है। और अब तो गूगल भी फुल्ली तरह से एआई को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है, और गूगल भी बहुत ज़्यादा एआई का भी यूज़ कर रहा है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, क्योंकि कंपनी को अपनी वैल्यू को बचाना था। लेकिन कि मैंने क्या कहा, कंपनी इंसानों के बारे में नहीं सोचती। और भी तो कई तरीके हो सकते थे, लेकिन नहीं, खैर कोई नहीं, और आगे देखते हैं। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक जॉब्स में सडन फॉल देखने को मिलेगा, यानी इस रेवोल्यूशन में 83 मिलियन जॉब जाने का खतरा है। यानी अभी तक जिस टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं वे सभी जॉब्स जाने वाली हैं, यानी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल जाएगी। तो अब क्या सॉल्यूशन है इसका? तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि अगर 83 मिलियंस जॉब जाएंगी तो 97 मिलियंस नई जॉब्स मार्केट में आएंगी। यानी अब जो ये समय जो चल रहा है वह रीस्किलिंग का है, यानी अब आप उस काम को सीखिए जिसकी फ्यूचर में नीड है। जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोर्सेस होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, रोबोटिक्स एंड डाटा साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट प्लानर। यानी फ्यूचर 2025 के बाद इंडस्ट्री इन्हीं टेक्नोलॉजीज पर रन करने वाली है। देखिए आज मैटर नहीं करता कि आप सिविल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो या मैकेनिकल के हो, आपके लिए इंडस्ट्री में जॉब पाना मुश्किल हो जाएगा अगर आपको अपनी कोर ब्रांच के साथ कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग कोर्स नहीं आएगा। और ये आप देख भी सकते हो, कंप्यूटर साइंस जो वाले जो बच्चे होते हैं उनका पैकेज करोड़ों में चला जाता है, वहीं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का पैकेज करोड़ों में नहीं जाता। अब आप समझ चुके होंगे कि ज़माने के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर में वही सर्वाइव कर पाएगा जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खुद को रिस्किल करेगा। और 2028 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पीक पॉइंट पर आ जाएगा, यानी पंखा, कूलर, एसी, दरवाजे, खिड़की, किचन सब जगह हमें एआई के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे पास फुल्ली फीचर्ड ड्राइवरलेस कार भी आ जाएगी। और फिर 2028 के बाद शुरू होगा 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में होगा ये कि इंसानों के अंदर एक माइक्रो चिप लगा दी जाएगी, जिससे इंसान सोचने मात्र से रोबोटिक मशीन्स को ऑर्डर देगा। यानी इस रेवोल्यूशन में जो यूनिक चीज़ होगी वो होगी डिजिटल कंट्रोलिंग। अब देखिए
फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट थे, लेकिन उन रोबोट्स को हम डायरेक्ट ये कहकर कंट्रोल नहीं कर सकते थे कि भाई रोबोट गार्डनिंग कर, रोबोट कुकिंग कर, नहीं कर सकते थे। पहले तो हमें रोबोट की उस काम के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और फिर रोबोट खुद मशीन लर्निंग के थ्रू सीख कर वो काम करता है। लेकिन अब रोबोट डायरेक्टली हमारी बॉडी में लगी माइक्रोचिप से कंट्रोल होगा, यानी अब हमारा जो माइंड है वो मशीन्स को कंट्रोल करेगा। और देखिए फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमको क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो रोबोट्स, बायो प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, इम्प्लांटेबल मोबाइल फोन्स और फ्यूचर एग्रीकल्चर जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। देखिए ये बायो प्रिंट का अर्थ ये होता है, जैसे 3D प्रिंटिंग हमने देखी थी, कार घर बनाए थे हमने, तो बायो प्रिंटिंग में क्या होगा, हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाया जाएगा। और ये वर्चुअल रियलिटी का अर्थ आप जानते ही हो, लगभग 2030 में इसके आने की पूरी संभावना है। इसमें क्या होता है, हम बैठे बैठे हर चीज को इमेजिन कर सकते हैं। और फ्यूचर एग्रीकल्चर में ये होगा कि हमारे पास GM फूड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हर सीड्स के हमको मिलने लग जाएंगे और ड्रोन कैमरे की मदद से उसकी निगरानी रखी जाएगी। दोस्तों यह रेवोल्यूशन 2030 तक चलेगा और यह सिर्फ 2 साल के भीतर भीतर अपने पीक पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइक्रोचिप से बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा नेटवर्क कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर 2030 के बाद शुरू होगा 6th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में इंसान काम करने के लिए एक इन्वेंशन कर डालेगा, यानी इस रेवोल्यूशन में हम रोबोट्स के लिए भी एक ऐसी माइक्रोचिप लगा देंगे जैसी हमने 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसानों के लिए बनाई थी। यानी इस रेवोल्यूशन में हम रोबोट्स के लिए भी डिजिटल कंट्रोलिंग माइक्रोचिप बना देंगे। यानी सबसे पहले तो हम एक एडवांस AI रोबोट बनाएंगे और फिर उस AI रोबोट के अंदर उस डिजिटल कंट्रोलिंग माइक्रोचिप को फिट कर देंगे और फिर वो AI मशीन इंडस्ट्री में और जो भी रोबोट ऑटोमेशन मशीन्स हैं उनको कंट्रोल करेगी। यानी इस रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन मशीनें करने वाली हैं, यानी मशीन को कंट्रोल करेगी। यानी कुछ मशीन्स के ऊपर एक इंडिविजुअल मशीन रहेगी जो अपने से नीचे वाली मशीनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से छोटी मशीनों के लिए प्रोग्राम बनाएगी। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे भी आए हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम क्या है कि इस पर काम नहीं कर रहे हैं। देखो बिल गेट्स तो माइक्रोचिप बहुत पहले ले आया था। अब देखिए दोस्तों थोड़ा हम सोचते हैं इस चीज पर कि देखिए फर्स्ट रेवोल्यूशन में हमारे पास मशीन्स आई, सेकंड रेवोल्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई, थर्ड रेवोल्यूशन में हमारे पास कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट आया और फोर्थ रेवोल्यूशन में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। फिफ्थ रेवोल्यूशन में हमारे पास डिजिटल कंट्रोलिंग बाय ह्यूमन बॉडी आई और 6th रेवोल्यूशन में हमारे पास डिजिटल कंट्रोलिंग बाय रोबोटिक्स यानी मशीन्स आई। अब देखिए 6th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक सब काम मशीन, रोबोट्स, AI के हाथों में चला जाएगा। अब आप सोचिए अगर ऐसा हुआ तो कितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल जाएगी, क्योंकि जो ब्रिलियंट माइंड होगा केवल वही जॉब कर पाएगा। अब जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए तो जॉब रहेगी नहीं, क्योंकि जो भी छोटी मोटी जॉब रहेगी जैसे सफाई की, कुकिंग की और क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन्स की, ये इलेक्ट्रिशियंस की, मैकेनिकल की, पेंटर की, ये सारे जॉब्स मशीन करेंगी, यानी सारे काम मशीन्स करेंगी। अगर आप कहोगे कि रोबोटिक इंजीनियर की जॉब बचेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोबोटिक इंजीनियर का जो टाइम था वो 4th और 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ही था। अब तो भाई 6th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जब मशीन को कंट्रोल करेगी तो मशीन को सुधार भी सकती है, तो रोबोटिक इंजीनियर तो वैसे ही बेरोजगार हो जाएगा। जैसे कि आज के टाइम में अधिकतर सिविल इंजीनियर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेरोजगार हुए पड़े हैं, क्योंकि नीड तो बिल्कुल नहीं है, बहुत कम नीड है, यानी बहुत कम लोगों के पास जॉब होगा। दोस्तों ये कोई 100 साल आगे की बात नहीं है, ये सिर्फ 15 से 20 साल आगे की बात है, लेकिन इसमें छोटी कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि देखिए बड़ी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो AI के जरिए हर कंपनी के पास आ जाएंगी। अब मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे पुराने टाइम में फिल्म बनती थी तो बहुत कम लोगों के पास ही फिल्म बनाने की कला होती थी, यानी बहुत कम लोग ही पिक्चर मूवी बनाना जानते थे। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, यूट्यूब फैल गया तो हर बच्चा आज एडिटर है, हर बच्चा एक मूवी बना सकता है छोटी छोटी, तो फैल गई वो चीज़। इसी प्रकार से बड़ी कंपनियों को ये छोटी कंपनियां टक्कर दे सकेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास होगी। पर सबसे बड़ा सवाल कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो क्यों रहे हैं। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि चला नहीं जाएगा, जा चुका है, तो आपको हैरानी होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ब्लैक रॉक कंपनी का, तो ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है
जो कि 10 ट्रिलियंस डॉलर को एसेट्स करती है, यानी मैनेज करती है। और वो मैनेज कोई इंसान नहीं करता, बल्कि एडवांस एआई रोबोट करता है, जिसे अलादीन कहते हैं। और अब अलादीन का लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसकी टक्कर कोई इंसान ले ही नहीं सकता। तो यार, जब एसेट्स मैनेजमेंट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब एक रोबोट कर सकता है, तो जितने भी काम है क्या वो रोबोट नहीं कर सकता? चाहे वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल करना हो, चाहे वो जीडीपी कंट्रोल करना हो भी सकता है। और हम इसी दिशा में आगे भी जा रहे हैं। हमारे पास थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हर चीज़ आ गई थी, यानी वाईफाई भी आ गया, एंड्रॉयड भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, एडवांस टेक्निक वाली कारें आ गई। तो फिर इंसान को फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्या नीड है? तो देखिए, इसका रीज़न है कि आज हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जो व्यक्ति जॉब करता है वो यही सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि हमें काम नहीं करना पड़ता और पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते। देखिए, मेनली कंपनीज में ऐसा होता है कि कंपनियां बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं वर्कर से और पैसे बहुत कम देती हैं। तो इसी नीड की वजह से ये रेवोल्यूशंस आ रहे हैं। आज मैक्सिमम पीपल, लगभग 70% जो लोग हैं वो लेजी हो चुके हैं। यानी ये रेवोल्यूशन कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं ला रहे, हम लोग ही इस रेवोल्यूशन को ला रहे हैं। और हम इसके साइड इफ़ेक्ट जानकर भी इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से कोई भी मुश्किल भरा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कुंडली मेकिंग का, यानी बर्थ चार्ट मेकिंग का, हॉरोस्कोप मेकिंग का। पहले लगभग पूरा एक दिन लग जाता था कुंडली बनाने में, लेकिन आज कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम डालो, प्लेस डालो, 1 मिनट या फिर कहो कि 1 सेकंड में कुंडली बना के दे देता है। कितनी ज़्यादा फायदा हो गया इससे बड़े ज्योतिषियों को, लेकिन छोटे ज्योतिषियों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई। खैर, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर आएगा 7th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में ह्यूमन काम से बिल्कुल फ्री हो जाएगा, यानी अब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एआई रोबोट कंपनी, इंडस्ट्री, टेक्निकल ग्रोथ को संभालेगा। इंसान बस आराम करेगा। यानी ऐसा भी समय आएगा कि सरकार आपको बिना काम किए प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मनी देगी। देखिए, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब मशीन्स को कंट्रोल करेंगी तो पॉसिबल है कि इंसानों को काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और देखिए, फिर आएगा 8th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें मशीन्स खुद को और भी ज़्यादा एडवांस कर लेंगी। इसमें मशीन्स अपनी खुद की सोसाइटी भी बना सकती हैं, क्योंकि इंसानों की जगह रोबोट्स इंडस्ट्री में काम करेंगे। और रोबोट्स जिसका है उसकी इनकम उस मैन की इनकम होगी। नहीं, जैसे मेरे पास मेरा रोबोट है तो वो मेरी कंपनी में जा रहा है या किसी और की कंपनी में जा रहा है, तो वो जो काम करेगा उससे जो इनकम होगी वही मेरी इनकम होगी। तो भाई, अब आप सीधी सोचिए कि जब रोबोट्स एक जगह सारे काम करेंगे तो मशीन लर्निंग की हेल्प से क्या एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और फिर आएगा दोस्तों 9th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में एक वॉर होगी। ऐसा नहीं है ये वर्ल्ड वॉर होगी, नहीं, वर्ल्ड वॉर नहीं, ये एक नॉर्मल वॉर होगी। इसमें इंसान अपना दिमाग का यूज़ करने लग जाएगा। और जब उसे पता चलेगा कि भाई हर काम को मशीन से नहीं करवाना चाहिए, तो इंसान अपने दिमाग से एक अल्ट्रा वायरस बनाएगा और उस स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा। असलियत में ये लड़ाई जागरूकता के लिए होगी। यानी इंसान इसमें समझ जाएगा, जागरूक हो जाएगा कि भाई हमें अपना शरीर भी यूज़ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 6 से लेकर 9 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो 2030 से 2040 तक को हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, 6 से लेकर 9th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये जो है मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ मेरी कल्पना है, इसको आप रियल मत मान लेना। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों।